हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम देखेंगे कि जो हमारा नेशनल इनकम चैप्टर है उसको कैलकुलेट करने के लिए उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले उसके कुछ थ्योरेटिकल नोट्स को समझा जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझा जाएगा। अगर हमें, आपको भी पता है, अगर हमें नेशनल इनकम समझना है कि हमने देश में प्लस में सभी जगहों को मिलाकर हमारे देश ने कितना पैसा कमाया है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। क्योंकि अगर डोमेस्टिक इनकम पता चलेगी तभी तो नेशनल इनकम उसका एक एडिशनल पार्ट है। यस, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। और डोमेस्टिक इनकम को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। यस, क्योंकि जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पे प्रोड्यूस होगा वो हमारे लिए क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि अगर आप जो भी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी पे प्रोड्यूस करोगे वही तो आपकी डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगी। यस, तो सबसे पहली बात है डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहला पार्ट है, हमने बोला कि जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आते हैं, जो भी एरिया हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है, मतलब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई, वो हमें उसको हम क्या मानेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। बट ये जो था ये था आम भाषा की लैंग्वेज में, आम लोगों की भाषा की, आम जो लोग होते हैं उनकी भाषा, उनके लिए था ये नॉर्मल कि डोमेस्टिक टेरिटरी आम लोगों के लिए क्या होती है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है वो। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फॉर्म की, इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो वहां पर डोमेस्टिक टेरिटरी का एक ब्रॉड मीनिंग निकल कर आता है। तो सबसे पहले हमने बताया क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। एक तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्री या पॉलिटिकल टेरिटरी होती है, किसके? कंट्री की जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री है या पॉलिटिकल टेरिटरी है उसी को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका एक वाइडर पर्पस होता है। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम इट इज यूज्ड एज ए वाइडर सेंस। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इसका बड़ा मीनिंग हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि हमने बात करी कि हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो तो है ही है। अब बात करेंगे हमारे देश से, हमने एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब शिप्स या एयरक्राफ्ट्स अगर दो देशों के बीच में ऑपरेट हो रहे हैं और उसका जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कहाँ का है? इंडिया का है, तो उस इनकम को भारत की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक देश है रशिया, एक देश कौन सा हो गया? मान लो ये देश है आपका रशिया और ये देश है आपका चीन, चाइना, ठीक है। अब मान लो एयर इंडिया, एयर इंडिया क्या करता है? एयर इंडिया है आपको एयर सर्विसेज देता है ना, तो दो कंट्री के बीच में उसका क्या है? सर्विसेज देता है चाइना एंड रशिया के बीच में। तो अब एयर इंडिया की इनकम है उसको कहाँ इंक्लूड करा जाएगा? यही पॉइंट है हमारा इस एयर इंडिया की इनकम को। क्योंकि एयर इंडिया कौन है? एयर इंडिया भारत का नॉर्मल रेजिडेंट है। नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर उसका कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है और वो दो देशों के बीच में ऑपरेट करता है तो इससे एयर इंडिया की इनकम को हम इंक्लूड करेंगे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में। और देन उसके बाद हम उसको क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें डोमेस्टिक इनकम पता होनी चाहिए। क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में कुछ चीज़ों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं? नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी पता होनी चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, जो भी हम इनकम जनरेट करेंगे उसको डोमेस्टिक इनकम मानेंगे और डोमेस्टिक इनकम में कुछ चीज़ों को हम ऐड कर देंगे
तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले बात करी थी, डोमेस्टिक टेरिटरी बता दिया, उसका एक पॉइंट हमने स्टडी कर लिया कि कोई भी शिप्स या एयरक्राफ्ट चलता है जो कि ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया का कोई नॉर्मल रेजिडेंट दो देशों के बीच में, तो उसकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम के कैलकुलेट करा जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है कोई भी इंटरनेशनल वाटर के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, जैसे कि फिशिंग हो रहा हो, क्या हो रही हो, फिशिंग, वेसल ऑयल होता है कि आप वहां से क्या कर रहे हो, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा नेचुरल गैस आप वहां से निकाल रहे हो इंटरनेशनल वाटर से, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे क्या हुआ, अब जो भी आप देखते हो वहां से नेचुरल गैसेस निकाले जाते हैं समुद्र के बीच से, क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारे इंटरनेशनल वाटर के अंदर या वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारा नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। एक तरीके से पानी के अंदर फैक्ट्री लगाई जाती है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इंडिया का पर्सन ऑपरेट कर रहा है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है, तो जैसे कोई भी फिशिंग ऑयल या फिशिंग वेसल ऑयल, कोई भी फिशिंग वेसल मतलब फिशिंग कर रहा है, उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस को वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, देन उसके बाद क्या कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब वहां पर जो भी एक फैक्ट्री लगती है, पानी की फैक्ट्री सब बोल सकते हो, वो ऑपरेट कर रहा है नॉर्मल रेजिडेंट भारत का, तो उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो भी हमें कहाँ इंक्लूड करेंगे, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में। उसको भी कहाँ इंक्लूड करेगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है, कोई भी एम्बेसीज होती है, कोई भी कॉन्सुलेट्स है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, जैसे भारत का कोई भी एम्बेसीज अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पर भी है, तो उनको जो भी इनकम मिल रही है वो उनकी इनकम को कहाँ पे इंक्लूड करा जाएगा, भारत की डोमेस्टिक इनकम के अंदर। क्यों, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सैलरी कौन पे कर रहा है, भारत गवर्नमेंट। इसलिए, और मैं भारत गवर्नमेंट क्यों बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इंडिया को अब भारत कर दिया। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं बोलेंगे, इंडिया भी बोलेंगे, बट पहले मेन इंडिया था, बाद में भारत था। जैसे बोला था इंडिया दैट इज भारत, बट अब हो गया भारत दैट इज इंडिया, मतलब मेन भारत है उसको इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, नाम है। अब तीसरा हो गया, कोई भी अब्रॉड के अंदर हमारी एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट्स हो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब एक एक करके समझेंगे एम्बेसीज क्या होती है। देखो एम्बेसीज क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी कंट्री के। जैसे हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हर देश में होंगे, अमेरिका में होंगे, इंग्लैंड में होंगे, जापान में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, हर एक कंट्री में हमारे देश के क्या होंगे, एम्बेसीज होंगे। सो ऐसे कॉन्सुलेट्स, देखो कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव। कौन होते हैं, एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव या डिप्लोमेट्स। जैसे आपने देखा होगा, आपने अजीत डोभाल का नाम सुना होगा, जयशंकर जी का नाम सुना होगा, जो हमारे देश के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी दूसरे देशों में जाते हैं। तो वो कौन हो गए, जो अजीत डोभाल है, जो एस जयशंकर जी हैं, वो कॉन्सुलेट्स हो गए, वो डिप्लोमेट्स हैं। जब भी दो देशों के बीच में कोई भी बातचीत होती है वो किन के थ्रू होती है, वो कॉन्सुलेट्स के थ्रू होती है। तो इनको क्या कहा जाता है, ये होते हैं हमारे देश के जो काफी हर एक पीरियड फिक्स होता है इनका, एम्बेसीज में इनको अपॉइंट किया जाता है, वो होते हैं एम्बेसीज, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्सुलेट्स होते हैं एडिशनल डिप्लोमेट्स, जो कभी भी कोई भी डील करनी होती है तो कौन करता है, वो हमारे एडिशनल कॉन्सुलेट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जाते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो मेन होते ही हैं, उनके साथ जो डील करते हैं एक मेन चीज वो ये करते हैं। देन आगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जैसे देखो हमारे देश की मिलिट्री है, अब वो प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए किसी दूसरे देश में जाती है, बट उसको सैलरी कौन देता है उनको, यस, भारत की सरकार। तो इसलिए इन तीनों को हम कहाँ पर डोमेस्टिक, इनकी इनकम को डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, किसको इंक्लूड नहीं कराया जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारे देश के अगर किसी देश में लोकेटेड है तो उनकी इनकम को हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। वैसे ही सेम चीज़ हमारे देश में अगर किसी दूसरे देशों के एम्बेसीज
कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है तो इनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, ठीक है। जैसे चाइना का, जापान का, रशिया का कोई भी एम्बेसीज हो, कोई भी कॉन्सुलेट्स यहाँ पर आया और उसकी कोई भी इनकम है, उनकी इनकम को उनके देश के लोग अपने देश की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो अब ऐसे एक पॉइंट हो रहा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, वो कंट्रीज को अपनी सर्विसेज देती है। तो कंट्रीज को अपनी सर्विसेज देती है तो किसी एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करा जाएगा, इसलिए इनको स्पेशल छूट दी जाती है कि इनकी इनकम या इनको किसी भी देश का इनकी इनकम को किसी देश की इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करे जाते हैं, किनको इंक्लूड नहीं करा जाता है। अब हम बात करते हैं, अपने एक टर्म बहुत सुना, नॉर्मल रेजिडेंट। क्या? नॉर्मल रेजिडेंट। तो हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट होते कौन है। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होते हैं जो भारत में ऑर्डिनरी रहते हैं, मतलब आमतौर पे वो भारत में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पर होता है, भारत के अंदर ही होता है। अब आप पूछोगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल सी बात, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब उनकी अर्निंग भी यही हो रही हो, उनका एक्सपेंडिचर भी यही हो रहा हो, उनका इन्वेस्टमेंट भी यही हो रहा हो, उनकी सेविंग भी यही हो रही हो। जहाँ पे वो सारी चीज़ कोई भी पर्सन करता है उसको कहते हैं उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो हमने कहा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। नॉर्मल रेजिडेंट हम किसी भी इंडिविजुअल को भी बोल सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी बोल सकते हैं। जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आकर यहाँ पर बिजनेस करती है, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, हमारे देश में आमतौर पर वो रहती है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। हमने कहा वो आमतौर पर भारत में रहती है कोई भी कंपनी और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, भारत के अंदर ही है। अब मैंने आपको बताया इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ हमेशा याद रखना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब, अब वो ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री का मतलब है कि वो कम से कम 1 साल से उसको ऊपर हो गया हो इंडिया में रहते रहते, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स वो इनकम भी यही अर्न कर रहा है, खर्चा भी यही कर रहा है, सेविंग भी यही कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम देखेंगे कि जो हमारा नेशनल इनकम चैप्टर है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले उसके कुछ थ्योरेटिकल नोट्स को समझा जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझा जाएगा। अगर हमें, आपको भी पता है, अगर हमें नेशनल इनकम समझना है कि हमने देश में प्लस में सभी जगहों को मिलाकर हमारे देश ने कितना पैसा कमाया है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। क्योंकि अगर डोमेस्टिक इनकम पता चलेगी तभी तो नेशनल इनकम उसका एक एडिशनल पार्ट है। यस, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, और डोमेस्टिक इनकम को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। यस, क्योंकि जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पे प्रोड्यूस होगा वो हमारे लिए क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि अगर आप जो भी चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी पे प्रोड्यूस करोगे वही तो आपकी डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगी। यस, तो सबसे पहली बात है डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहला पार्ट है, हमने बोला कि जो भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में आते हैं, जो भी एरिया हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री में आता है, मतलब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री हो गई, वो उसको हम क्या मानेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी।
बट ये जो था ये था आम भाषा की लैंग्वेज में, आम लोगों की भाषा की, आम जो लोग होते हैं उनकी भाषा उनके लिए था ये नॉर्मल कि डोमेस्टिक टेरिटरी आम लोगों के लिए क्या होती है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है वो। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक फॉर्म की, इकोनॉमिक टेरिटरी, इकोनॉमिक के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो वहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी का एक ब्रॉड मीनिंग निकल कर आता है। तो सबसे पहले हमने बताया क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी एक तरीके से पॉलिटिकल बाउंड्री या पॉलिटिकल टेरिटरी होती है, किसके, कंट्री की जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री है या पॉलिटिकल टेरिटरी है उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका एक वाइडर पर्पस होता है। हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ यूज एज ए वाइडर सेंस। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इसका बड़ा मीनिंग हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि हमने बात करी कि हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो तो है ही है। अब बात करेंगे हमारे देश से, हमने एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब शिप्स या एयरक्राफ्ट्स अगर दो देशों के बीच में ऑपरेट हो रहे हैं और उसका जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कहाँ का है, इंडिया का है, तो उस इनकम को भारत की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक देश है रशिया, एक देश कौन सा हो गया, मान लो ये देश है आपका रशिया और ये देश है आपका चीन, चाइना, ठीक है। अब मान लो एयर इंडिया, एयर इंडिया क्या करता है, एयर इंडिया है आपका, आपको एयर सर्विसेज देता है ना, तो दो कंट्री के बीच में उसका क्या है, सर्विसेज देता है चाइना एंड रशिया के बीच में। तो अब एयर इंडिया की इनकम है उसको कहाँ इंक्लूड करा जाएगा, यही पॉइंट है हमारा इस एयर इंडिया की इनकम को, क्योंकि एयर इंडिया कौन है, एयर इंडिया भारत का नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट है। अगर उसका कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है और वो दो देशों के बीच में ऑपरेट करता है तो इससे एयर इंडिया की इनकम को हम इंक्लूड करेंगे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में, और देन उसके बाद हम उसको क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डोमेस्टिक इनकम पता होनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में कुछ चीज़ों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी पता होनी चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, जो भी हम इनकम जनरेट करेंगे उसको डोमेस्टिक इनकम मानेंगे, और डोमेस्टिक इनकम में कुछ चीज़ों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले बात करी थी, डोमेस्टिक टेरिटरी बता दिया, उसका एक पॉइंट हमने स्टडी कर लिया कि कोई भी शिप्स या एयरक्राफ्ट चलता है जो कि ऑपरेट कौन कर रहा है, इंडिया का कोई नॉर्मल रेजिडेंट दो देशों के बीच में, तो उसकी इनकम को डोमेस्टिक इनकम क्या कैलकुलेट करा जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है कोई भी इंटरनेशनल वाटर के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, जैसे कि फिशिंग हो रहा हो, क्या हो रही हो, फिशिंग, वेसल ऑयल, वेसल ऑयल होता है कि आप वहाँ से क्या कर रहे हो, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा नेचुरल गैस आप वहाँ से निकाल रहे हो इंटरनेशनल वाटर से, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे क्या हो गया, अब जो भी आप देखते हो वहाँ से नेचुरल गैसेस निकाले जाते हैं समुद्र के बीच से, क्योंकि आप सभी को पता होगा हमारे इंटरनेशनल वाटर के अंदर या वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारा नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। एक तरीके से पानी के अंदर फैक्ट्री लगाई जाती है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म इंडिया का पर्सन ऑपरेट कर रहा है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है, तो जैसे कोई भी फिशिंग ऑयल या फिशिंग वेसल ऑयल, कोई भी फिशिंग वेसल मतलब फिशिंग कर रहा है, उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस को वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, देन उसके बाद क्या कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब वहाँ पर जो भी एक फैक्ट्री लगती है पानी की फैक्ट्री से आप बोल सकते हो, वो ऑपरेट कर रहा है नॉर्मल रेजिडेंट भारत का, तो उससे जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो भी हमें कहाँ इंक्लूड करेंगे, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में। उसको भी कहाँ इंक्लूड कराएगा, डोमेस्टिक
टेरिटरी में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है, कोई भी एम्बेसीज होती है, कोई भी कॉन्सुलेट्स है या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन कंट्री लोकेटेड अब्रोड, जैसे भारत का कोई भी एम्बेसीज अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं पर भी है, तो उनको जो भी इनकम मिल रही है वो उनकी इनकम को कहाँ पे इंक्लूड करा जाएगा, भारत की डोमेस्टिक इनकम के अंदर। क्यों? क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सैलरी कौन पे कर रहा है, भारत गवर्नमेंट। इसलिए, और मैं भारत गवर्नमेंट क्यों बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इंडिया को अब भारत कर दिया। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं बोलेंगे, इंडिया भी बोलेंगे, बट पहले मेन इंडिया था, बाद में भारत था। जैसे बोला था इंडिया दैट इज़ भारत, बट अब हो गया भारत दैट इज़ इंडिया, मतलब मेन भारत है उसको इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है, नाम है। अब तीसरा हो गया, कोई भी अब्रॉड के अंदर हमारी एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट्स हो या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। अब एक एक करके समझेंगे एम्बेसीज क्या होती है। देखो एम्बेसीज क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी कंट्री के। जैसे हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हर देश में होंगे, अमेरिका में होंगे, इंग्लैंड में होंगे, जापान में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, हर एक कंट्री में हमारे देश के क्या होंगे, एम्बेसीज होंगे। सो ऐसे कॉन्सुलेट्स, देखो कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव। कौन होते हैं, एडिशनल रिप्रेजेंटेटिव या डिप्लोमेट्स। जैसे आपने देखा हुआ, आपने अजीत डोभाल का नाम सुना हुआ, जयशंकर जी का नाम सुना हुआ, जो हमारे देश के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी दूसरे देशों में जाते हैं। तो वो कौन हो गए, जो अजीत डोभाल हैं, जो एस जयशंकर जी हैं, वो कॉन्सुलेट्स हो गए, वो डिप्लोमेट्स हैं। जब भी दो देशों के बीच में कोई भी बातचीत होती है वो किन के थ्रू होती है, वो कॉन्सुलेट्स के थ्रू होती है। तो इनको क्या कहा जाता है, ये होते हैं हमारे देश के जो काफ़ी हर एक पीरियड फिक्स होता है इनका, एम्बेसीज में इनको अपॉइंट किया जाता है, वो होते हैं एम्बेसीज, हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्सुलेट्स होते हैं एडिशनल डिप्लोमेट्स, जो कभी भी कोई भी डील करनी होती है तो कौन करता है, वो हमारे एडिशनल कॉन्सुलेट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जाते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तो मेन होते ही हैं, उनके साथ जो डील करते हैं एक मेन चीज़ वो ये करते हैं। देन आगे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जैसे देखो हमारे देश की मिलिट्री है, अब वो प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए किसी दूसरे देश में जाती है, बट उसको सैलरी कौन देता है उनको, यस, भारत की सरकार। तो इसलिए इन तीनों को हम कहाँ पर डोमेस्टिक, इनकी इनकम को डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, किसको इंक्लूड नहीं कराया जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, हमारे देश के अगर किसी देश में लोकेटेड हैं तो उनकी इनकम को हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। वैसे ही सेम चीज़ हमारे देश में अगर किसी दूसरे देशों के एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है तो इनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, ठीक है। जैसे चाइना का, जापान का, रशिया का कोई भी एम्बेसीज हो, कोई भी कॉन्सुलेट्स यहाँ पर आया और उसकी कोई भी इनकम है, उनकी इनकम को उनके देश के लोग अपने देश की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो अब ऐसे एक पॉइंट हो रहा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने देखा होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं, वो कंट्रीज़ को अपनी सर्विसेज देती है। तो कंट्रीज़ को अपनी सर्विसेज देती है तो किसी एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करा जाएगा, इसलिए इनको स्पेशल छूट दी जाती है कि इनकी इनकम या इनको किसी भी देश का इनकी इनकम को किसी देश की इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करे जाते हैं, किनको इंक्लूड नहीं करा जाता है। अब हम बात करते हैं, अपने एक टर्म बहुत सुना, नॉर्मल रेजिडेंट। क्या, नॉर्मल रेजिडेंट। तो हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट होते कौन है। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होते हैं जो भारत में ऑर्डिनरी रहते हैं, मतलब आमतौर पे वो भारत में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पर होता है, भारत के अंदर ही होता है। अब आप पूछोगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल सी बात, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब उनकी अर्निंग भी यही हो रही हो, उनका एक्सपेंडिचर भी यही हो रहा हो, उनका इन्वेस्टमेंट भी यही हो रहा हो, उनकी सेविंग भी यही हो रही हो। जहाँ पे वो सारी चीज़ कोई भी पर्सन करता है उसको कहते हैं उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो हमने कहा कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। नॉर्मल रेजिडेंट हम किसी भी इंडिविजुअल को भी बोल सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी बोल सकते हैं। जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आकर यहाँ पर बिजनेस करती है,
ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री, हमारे देश में आमतौर पर वो रहती है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। हमने कहा वो आमतौर पर भारत में रहती है कोई भी कंपनी, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, भारत के अंदर ही है। अब मैंने आपको बताया इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ हमेशा याद रखना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब, अब वो ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन दैट कंट्री का मतलब है कि वो कम से कम 1 साल से उसको ऊपर हो गया हो इंडिया में रहते रहते, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स वो इनकम भी यही अर्न कर रहा है, खर्चा भी यही कर रहा है, सेविंग भी यही कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ ओके। अब हम देखेंगे नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर किन किन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात, कोई भी टूरिस्ट है, कोई भी विजिटर है, अगर वो इंडिया में आया है किस पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, हॉस्पिटलाइज मेडिसिन पर्पस के लिए, या फिर एज ए घूमने आया है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, वो किसी भी पर्पस के लिए आया हो, जैसे कि स्पोर्ट पर्सन होते हैं, वो आते खेलने के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते रहते हैं, तो उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरी बात आती है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस एंड ऑफ ए फॉरेन कंट्री। जैसे लोग क्या हुआ, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, अब देखो जो भी हमारे कंट्री में, इंडिया में यूएसए का एम्बेसीज है, यूएसए का मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, या ऑफिशियल्स हैं, या उनके डिप्लोमेट्स हैं, अगर वो इंडिया के अंदर है, जैसे कि मान लो उसके अंदर जो भी स्टाफ है, एम्बेसीज है, चाहे ऑफिशियल है, चाहे कोई भी डिप्लोमेट्स हो, उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट भारत का नहीं मानेंगे। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो कह रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, ये कैसे, डब्ल्यूटीओ, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश को सर्विसेज देते हैं, इसलिए इनको किसी एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक तो हमने कहा जो ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, या इसमें डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, इनको हम क्या नहीं मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। बट अगर बात करें इसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज जो हैं, एम्प्लॉयज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले हैं, इनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं इंक्लूड करेंगे। देन हमारे पास आता है क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल में कमर्शियल ट्रैवल। आपने देखा होगा जब भी दो देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है थ्रू शिप्स में, तो क्या होता है उनके ऊपर जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी क्रू मेंबर जिनको बोला जाता है, वो उन पर वर्क करते क्रू मेंबर। अब जब भी वो किसी दूसरे देश में जाते हैं इंपोर्ट करने या एक्सपोर्ट करने गुड्स का, तो उनको एक लंबा पीरियड लग जाता है, 3 महीने 6 महीने। तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो इंडिया के पास आकर कोई भी एक शिप रुकता है और उस शिप से गुड्स को अनलोड करा जाता है, गुड्स को उतारा जाता है, तो उसमें काफी पीरियड लग जाता है, क्योंकि गुड्स अनलोड हो गए, फिर यहाँ से गुड्स जाएंगे किसी अदर कंट्रीज में सेल होने के लिए, तो उसमें एक लंबा पीरियड लग जाता है। तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं, ये भी अगर हमारी कंट्री में अगर रुके हैं, इनको भी नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देन अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास बॉर्डर वर्कर। अब जैसे देखो क्या होता है, चाइना और नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है, वो दोनों बॉर्डर आप बिना किसी वीजा के आप उस कंट्री में और वो कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लीनियंट लीगल प्रोसेस कर रखा है। तो क्या होता है, चाइना नेपाल से लोग काम करने के लिए इंडिया में आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके भी बॉर्डर पास में होता है, ऐसे ही इंडिया के जो लोग होते हैं बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में चले जाते हैं। तो ऐसे जो भी नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आए हैं, उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं करेंगे। इवन जो हमारे देश का पर्सन था वो काम करने में बेशक नेपाल गया था, बट उसको भारत के नॉर्मल रेजिडेंट में किया जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा।